नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे और अभी जो बीईओ का एग्जाम हुआ था उन पर बात कर रहे थे। अब हमें अपने टॉपिक्स पर ध्यान देना है और टॉपिक्स को आगे क्लियर करना है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है और इसके साथ में ही अभी देखो आगे सीटेट वगैरह के भी एग्जाम लगे हुए हैं, तो फिर अब हमें आगे बढ़ करके अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। क्या है? एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। एवरेज मतलब औसत। यहां पे हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हूं। जिनको औसत का मतलब तक नहीं पता है वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल टॉप क्लास तक, जहां तक कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों को वहां तक ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो फिर साथ में बने रहिएगा और एवरेज को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले, अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बात ये आती है कि औसत होता क्या है। सबसे पहली बात ये आती है कि औसत होता क्या है। ध्यान समझिएगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और यहाँ पे ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज और है, ये जो औसत है वो आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। जो एवरेज टॉपिक है, अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स पे अगर अच्छे से काम किया है, तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी को बहुत बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको रीजनिंग लगाने में और ये जो मैथ के जो और भी बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, एवरेज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे एवरेज से सवाल नहीं आता है। सपोज कर लो किसी एग्जाम में मैथ नहीं आती है, तो जिस एग्जाम में मैथ नहीं आती वहां पर रीजनिंग के बेसिस पे एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग में भी एक चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं औसत का यूज किया जाता है। ओके, देखिए भाई औसत होता क्या है। अगर हम डायरेक्टली बात करना चाहें कि एवरेज के फॉर्मूले के बारे में, तो जो औसत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि सपोज कर लो कि कोई एक संख्याएं ऐसे थी 1 2 3 4 5, हमें मान लेते हैं अगर इनका औसत निकालना होता तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 1 2 3 4 5 हम इन सभी को ऐड करें, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5 है तो 5 रख दो भाई। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15 15 बटे 5 मतलब कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। तो यहाँ पे औसत अभी कितना है, अभी के लिए यहाँ पे औसत 3 है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सवाल को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने ये छोटी छोटी संख्याएं ली थी, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं ले रखी हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी वहां पर आपको फिर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। वहां पर फिर क्या करना होगा, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो फिर हमें करना क्या है, हम लोग इस तरीके से ये चीजें नहीं सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब ये है कि एवरेज के जितने भी 100% जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से हम लोग कहीं भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ही नहीं तो फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अपनी हम लोग लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं एवरेज को पढ़ना और हर एक कॉन्सेप्ट को टाइप वाइज क्वेश्चंस के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। आपके सामने अभी सवाल यहां पर आएगा और वही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सभी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आज की ये पहली क्लास है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 15 या फिर 20 जितने भी क्वेश्चंस हो जाते हैं उतने हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जिन लोगों ने एवरेज अभी तक नहीं पढ़ रखा है। तो देखो भाई औसत है क्या, हम अगर ऐसी बात करें कि सपोज कर लेते हैं कि जो मेरी उम्र है वो 30 वर्ष है। कितनी है मेरी जो उम्र है वो कितनी 30 वर्ष है, और जो मेरे भाई की उम्र है वो कितनी है, वो 25 वर्ष है। मेरी उम्र है 30 वर्ष, मेरे भाई की उम्र है 25 वर्ष। तो फिर 25 की जगह पे अगर हम 20 मान ले थोड़ी देर के लिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरी उम्र है 30 वर्ष और भाई की कितनी है 20 वर्ष। अगर हम बोले कि हमारी औसत उम्र क्या है, क्या चीज, अगर हम पूछे कि हमारी औसत उम्र क्या है, तो औसत उम्र कहने का मतलब ये होता है
कि आप दोनों की जो आयु है वो आप बराबर बराबर बताएं, मतलब कितनी कितनी है। तो यहाँ पे 30 वर्ष है, यहाँ पे 20 वर्ष है, 30 और 20 50 होता है। अगर हम 50 को दो भागों में विभक्त कर दें तो मतलब ये है कि 25 वर्ष 25 वर्ष। तो आप ये चीज बोल सकते हो कि हम और जो मेरा भाई है उनके औसत उम्र 25-25 वर्ष है। कितनी है औसत जो है वो 25-25 है। मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ज्यादा था तो हमने अपने पास कुछ कम कर लिया और अपने पास से हमने उठा करके किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिया। तो यहां से 5 वर्ष मेरी ज्यादा थी तो 10 वर्ष वैसे इससे ज्यादा है, लेकिन हमने क्या किया 10 में से आधी इसको दे दिया तो आधी हमने अपने पास बचा ली। ऐसे ही कुछ इस तरीके से बात हो सकती है, जैसे कि सपोज कर लो भाई मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए हैं 100 रुपए हैं, किसी दूसरे बंदे के पास एक भी रुपए नहीं, आपके पास एक भी रुपए नहीं और मेरे पास कितने 100 रुपए। तो फिर अगर हम बात करें कि हमारा औसत क्या है तो हम औसत के रूप में ये लिखेंगे कि बराबर बराबर है। क्या बराबर बराबर, मतलब मेरे पास और आपके पास बराबर बराबर होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे भाई 50 यहां पे कर दो 50 यहां पे कर दो, बराबर बराबर हो गया। तो औसत का मतलब यही है कि सभी व्यक्तियों में समान रूप से विभक्त करना, सभी व्यक्तियों में समान रूप से विभक्त करना। अब जैसे कि सपोज कर लो भाई 15 अगस्त अभी चल रहा था, हाँ तो 15 अगस्त के दिन क्या होता है ऑफिस वगैरह में या फिर स्कूल्स वगैरह में लड्डू बंटते हैं। तो सपोज कर लो एक कंटेनर में बहुत सारे लड्डू वगैरह रखे हुए थे। प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने ये चीज देखी कि यहाँ पे भाई कितने बच्चे, ठीक है तो जितने भी बच्चे होंगे सपोज कर लो 30 बच्चे हैं और उनके पास 90 लड्डू हैं, तो फिर क्या करेंगे हर एक बच्चे को कितने कितने लड्डू दे देंगे, 3-3 लड्डू दे देंगे। तो यहाँ पे जो हर लड्डुओं का जो औसत होगा वो 3-3 होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक बंदे को 3 लड्डू प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज तो ये पता ही थी, ठीक है। तो अब इसको हम हटा देते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अपने सवालों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सवाल सीखने से अच्छे से, मतलब सवाल के सामने, जब सवाल आपके सामने होगा तब फिर अगर आप सीखेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए आपके सामने हम सवाल लेके आते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोला गया। सबसे पहले सवाल में आपसे ये बोला है कि 30, 35, 40, 45, 50 का औसत क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए 30, 35, 40, 45। सुनिए बहुत ही आराम से सारी बातें समझ करके करिएगा। ये मत सोचना कि ये आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि ये आप सवाल कर लेंगे। आप यहां पे एवरेज के सभी सवाल कर लेंगे, ठीक है, इतना हमें आप पर भरोसा है। लेकिन आपको सारी चीजें समझनी है, सारे तर्क समझने हैं। तो तर्क समझने के लिए आप वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करें, ठीक है, अच्छे से ध्यान से काम करें। देखिए है क्या, जैसे कि कभी भी कुछ इस तरीके से संख्याएं दी हो तो अगर आपको औसत निकालना है तो आप अगर औसत निकालने के लिए बात करें तो फिर आप सभी को जोड़ करके अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 5 संख्या है तो 5 से आप भाग करा देंगे, आ जाएगा औसत। क्या चीज औसत आ जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने आपसे बताया कि इस तरीके से अगर हम सवाल को करेंगे तो फिर हमारे लिए काफी कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हम करें क्या, आप पहली चीज ये चेक करें। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आप ये देखें कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इन परस्पर दो संख्याओं के बीच में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है। आपने देखा 30 और 35 के बीच में अंतर कितने का, 5 का। 35 और 40 के बीच का अंतर कितने का, 5 का। 40 और 45 के बीच का अंतर कितने का, 5 का। 45 और 50 के बीच का अंतर कितने का, 5 का। तो जब कभी भी प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अगर अंतर समान हो, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अगर अंतर समान हो, जैसे कि अगर हम बोलते 2, 4, 6, 8, 10, तो यहां पे भी क्या है, देखो अंतर समान है। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 का, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में 2 का, 8 और 10 में कितना, 2 का। तो जब भी कभी भी प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का अगर अंतर समान होता है तो उस कंडीशन पे जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 संख्याएं थी तो पहली और आखिरी हट जाएगी, दूसरी और चौथी हट जाएगी, तो बीच वाली जो संख्या बचेगी वही आपका औसत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में जहां पर 40 दिया है उसी को हिट कर दो। अगर हम इस सवाल की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, तो फिर आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो 6 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा हम बात कर लेते हैं, यहां पे भी 5 संख्याएं थी, यहां पे भी 5 संख्याएं थी, तो 5 संख्याओं में से तीसरी संख्या जो थी वो हमारा आंसर हो गई थी। किसी बच्चे ने बोला कि भैया अगर 4 संख्याएं होती
अगर 4 संख्याएं होती तब फिर देखो हमारा औसत क्या होता। आप पहली हटाते, आखिरी हटाते, इनमें से हमारा औसत कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इन दोनों के जो बीच में संख्या होगी वही हमारा औसत होगी। तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, मतलब ये 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 का जो औसत होगा वो कितना होगा 5 होगा। अगर हम यहीं पे बात कर ले कि भाई 30 35 40 और 45, 50 ना लेते, तब फिर यहाँ पे हमारा औसत क्या होगा। आपको क्या करना था, 35 और 40 के बीच वाली संख्या, तो 37.5 आ जाएगी। मतलब ढाई आप इधर छोड़ोगे, ढाई आप उधर छोड़ोगे, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा 37.5। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट था वो आपके लिए इस तरीके से लेके आया है कि जब भी कभी भी प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अगर अंतर समान होता है तो वहां पर जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह भाई अंतर समान ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह अंतर समान हो। जैसे कि देखो सेकंड नंबर सवाल दे रहा है, सेकंड नंबर में क्या बोला है कि भाई 76 48 84 66 70 और 64 का औसत पूछा गया है, ठीक है। इन संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो फिर हमें बताना है। चलिए बताएं भाई। एक बात तो तय है, पहली बात यहाँ पे देखो संख्याएं जो वो ऊपर नीचे लिखी है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, ऐसा कुछ लिखा है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो चलो जरा लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे छोटी है वो कौन सी है 48, 48 हो गई। फिर उसके बाद कौन सी है 64, 64 फिर 66 फिर 70 और फिर 76 और फिर कौन सी 84। 3 3 6 संख्या, 3 3 6 संख्या, ठीक है। तो हमने इनको सबसे पहला काम किया है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हमें आगे बढ़ना, चले भाई आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि आप इन दोनों के बीच मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर चेक कर लो। अगर अंतर समान होगा तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। 48 और 64 के बीच का अंतर कितने का है भाई 14 तो 16 का। यहां पे अंतर कितने का है 2 का, तो अंतर तो भाई समान है नहीं। तो फिर हम क्या करें, जब अंतर समान नहीं है तो फिर अब हम कुछ और करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, आप जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा आप अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। तो फिर सारी चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए जो रूम के आसपास से आवाजें आ रही हैं उनको थोड़ा सा कान से हटाओ, पूरा दिमाग यहां पे लगाना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बहुत आप अच्छा सीख जाएंगे। 48 64 66 70 76 और 84 ये 5 संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका औसत निकालना है। देखो भाई इनका जो औसत होगा वो 48 से बड़ा होगा और 84 से छोटा होगा, एक बात ये तो तय है। तो आप एक काम करें, आप इनमें से कोई एक संख्या आप डायरेक्टली औसत मान लो। हमने मान लिया कि इनका जो औसत है वो कितना है 70 है। हमने मान लिया क्या, हमने मान लिया कि जो इनका औसत है वो कितना है 70 है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि इनका जो औसत है वो कितना 70 है। अब आप जरा काम करो, 48 जो है वो 70 से कितना कम है। 48 जो है वो 70 से कितना कम है, तो भाई 22 कम है। तो 22 कम है मतलब हमने माइनस का 22 लिख दिया, ठीक है। 64 जो है वो 70 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो हमने माइनस का 6 लिख दिया, ओके। 66 जो है वो 70 से कितना कम है 4 कम है, तो माइनस का हमने 4 लिख दिया। 70 जो है वो 70 से कितना, तो 70 तो 70 के बराबर ही होता है, मतलब इसका कोई महत्व तो नहीं, ठीक है। अगर हमने 69 कुछ औसत अगर माना होता तब फिर हमें इसकी वैल्यू फिर लेनी पड़ती। लेकिन हमें क्या करना, हमें इन सभी में से कोई एक संख्या ही औसत माननी। तो हमने यहाँ पे 70 या 66 48 आप कुछ भी मान लेते हैं, आंसर हमेशा आने वाला। तो 70 को आप छोड़ दो। अब देखो जो 76 है वो 70 से कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो प्लस 6 कर दो। फिर वही चीज देखो 84 जो है वो 70 से कितना बड़ा है 14 बड़ा है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं प्लस का 14 कर दे। बात समझ में आ गई। अब देखो अभी हमें क्या करना है भाई, इन सभी को हमें सॉर्ट आउट करना है। अच्छा प्लस का 6 माइनस का 6 देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस की 14 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, और माइनस के 22 में से प्लस का 10 चला जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। क्या बचेगा, क्योंकि भाई 22 और 4 26, 26 में से आप 14 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 12। लेकिन हाँ चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, चिन्ह क्या आ रहा है, चिन्ह मतलब माइनस। माइनस का मतलब होता है कि हमें लेना है, माइनस का मतलब क्या है हमें इनसे लेना है। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस का मतलब होता है कि देना है, माइनस का मतलब क्या होता है देना है। अच्छा ये जो 12 बचा है आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में जितनी भी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं 6 है, तो आप क्या करेंगे इन सभी में
पूरी तरह से बराबर बराबर बांट देंगे। क्या करेंगे? बराबर बराबर बांट देंगे। तो कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं। तो 6 से जैसे हम भाग कर आएंगे तो मतलब कितना आ जाएगा? -2। -2 का मतलब है कि आप एवरेज में से 2 घटा देंगे। एवरेज में से क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। तो 70 में से आप अगर 2 घटा दोगे तो फिर एवरेज कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर एक काम करते हैं, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। ध्यान समझिए। 48, 64, 66, 70 और 76 और 84, ये 6 संख्याएं दी हुई थी। अभी हमने औसत 70 मान के रखा था। अब हम कोशिश करते हैं भाई चलो 66 मान लेते हैं। चलो 66। तो 48 और 66 के बीच का अंतर कितने का? 50, 16 और 18 का। कितने का अंतर है? 18 का। तो 18 हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है। माइनस कम है तो फिर माइनस। 64 जो है वो 66 से कितना ज्यादा है? मतलब 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो माइनस का आप 2 लिख लो। 66 पे हमें बात ही नहीं करनी क्योंकि हमने 66 को मान लिया है। 70 जो है वो 66 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है तो 4 प्लस का लिख दो। 76 जो है वो 66 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है तो 10 प्लस का लिख दो। 84 जो है वो 66 से कितना ज्यादा? 66 और 4 70, 14 और 4 18। कितना ज्यादा होगा? 18 ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा ये देखो प्लस का जो 18 वो माइनस का 18 से कट जाएगा। ठीक है। 10 और 4 14, 14 में से 2 घटेगा तो फिर मतलब क्या है कि भाई प्लस का 12 आना है। प्लस का मतलब ये होता है कि हमें देना है मतलब ऐड करना है। लेकिन ये जो 12 है वो प्रत्येक रूप से समान रूप से विभक्त हो जाएगा। मतलब कितनी संख्या है? 6 संख्या है। जो ऊपर क्या था वही चीज यहां नीचे। तो 12 को अगर हम 6 से भाग करा देंगे तो भाई आ जाएगा प्लस का 2। माइनस का मतलब होता था कि एवरेज में घटा देना और प्लस का मतलब है एवरेज में जोड़ देना। तो 66 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा? 68। पहले भी वही आंसर था, दूसरा भी वही आंसर है। बात समझ में आ गई? आप कोशिश करें, आप ऐसा करिए 84 या फिर 48 को मान करके करिए। क्या अभी हमने 2 तरीके से आपको बताया, या तो हमने 70 मान लिया या तो हमने 66 मान लिया। अब आप घर पे हैं तो घर पे क्या करें? घर पे थोड़ा सा बवाल करने की कोशिश करो। तो आप मान लो कि भाई हमारा जो औसत होगा वो 84 होगा। 84 के हिसाब से एक बार लगा के देख लो, एक बार 48 के हिसाब से लगा के देख लो। जैसे ही आप लगा लेंगे तो फिर आप इन चीजों को सीख लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आप अगर ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर इसे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शायद आपको यहाँ पे जोड़ना ज्यादा सरल लग रहा हो, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे सीखना है। एग्जाम में आप कैसे भी करें, जाके एग्जाम में आपको आंसर पे टिक लगाना है। आप कैसे भी करें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पे आपको मैथ अच्छे से अच्छे सीखने के लिए और रीजनिंग को अच्छे से अच्छे सीखने के लिए आपको क्या करना है? इन चीजों पे अच्छे से काम करना है। मतलब ये है जितना आप अच्छा सोच सके। और सोचेंगे कैसे? कुछ इसी तरीके से लगा के। तो आप कोशिश करिए सवालों को इसी तरीके से लगाने के। अभी जब आज की क्लास जब ओवर होगी तो फिर आप ऐसा करेंगे, जो भी आपके पास बुक रखी हो वहां पे स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से सवाल दिए गए होंगे, तो आप सभी को इन तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि आराम से लेट करके पढ़ने लगते हैं और उसके बाद चुपचाप सो जाते हैं। ठीक है। और उनको फिर याद भी नहीं होता है कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आलस्य को छोड़ो, जब तक आलस्य नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उम्मीद है आपने ये चीज समझ ली होगी। अगला सवाल अगले कॉन्सेप्ट के साथ में ध्यान समझिएगा। आपसे यहाँ पे सवाल में ये बोला गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज मतलब मल्टीपल। पहली बात तो ये है, हम लोग जरा ये देख लेते हैं कि गुणज और औसत वो मल्टीपल, ये गुणज और ये गुणनखंड। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता है। जैसे कि गुणज है, गुणज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और गुणनखंड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे कि सपोज कर लो अगर हमने 12 के बोले तो 12 के मल्टीपल मतलब 12 गुणे 1, 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 4, मतलब 12 के टेबल रूप में 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 12 के फैक्टर्स के बारे में, तो जो संख्या है इसको 12 को काटें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो जो 12 के फैक्टर होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है। तो अब आपके सवाल में बोला क्या गया था? आपसे बोला था 3 के प्रथम 5 गुणज। तो अगर हम 3 के गुणज की बात कर रहे हैं तो अगर 3 के प्रथम 5 गुणज लेंगे तो 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा। आपसे इनका औसत पूछा है। अभी अभी हमने बताया कि जब भी कभी भी आपको औसत बताना है तो आप सबसे पहला ये काम करें, आप देखिए कि क्या इन दोनों के बीच, दोनों प्रत्येक क्रमागत पद के बीच का जो अंतर है वो क्या समान है।
तो 3 6 के बीच का अंतर, 3 का 6 9 के बीच का अंतर, 3 का 9 12 के बीच का अंतर, 3 का 12 15 के बीच का अंतर, 3 का। तो अगर ऐसा है तो आप पहली आखिरी संख्या हटा दो, दूसरी लास्ट संख्या हटा दो, तो फिर जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका आंसर होगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, अगला सवाल देखो भाई क्या बोला गया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ अभी हमने आगे ये यहाँ पे जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है उनको रखा हुआ है, लेकिन एक टाइप और है हमारे सामने जिनको हमने आगे अभी रखा हुआ है, इसी क्लास में अभी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि वहां से बच्चे कुछ सवाल गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि उनको पता है कि वो सवाल आते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर के पूछने का तरीका अलग होता है। अभी बीईओ के एग्जाम में x इक्वल्स टू 2 + 2 की होल पावर 1/3, तो यहाँ पे उन्होंने 2 की होल पावर 1/3 कुछ इस तरीके से लिख रखा था, तो बच्चों ने तो इसे 2 सही 1/3 समझ लिया और सवाल को मोस्टली बच्चे गलत कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने x इक्वल्स टू 7 निकाल दिया था, मतलब ये है कि जो इक्वेशन दी गई थी x³ - 6x² + 6x, तो उसका जो मान था उन्होंने वो कितना निकाल दिया भाई, 7 निकाल दिया, और 7 निकाल के आंसर को गलत कर दिया। ठीक है, तो बोल रहे थे कि भैया ये सवाल गलत है, तो 2 की पावर 2/3, तो ये कुछ सवाल था। हाँ, और इसको करना था, तो फिर बच्चों को सवाल आते हुए भी वो क्या कर दिए, जल्दबाजी में गलत कर दे कि भाई x की जो वैल्यू दी है उसको ऊपर कराया जाए। और अगर आप मैथ की जो रिवीजन क्लास और अलजेब्रा की जो रिवीजन क्लास थी उन दोनों में से किसी एक में हमने कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी कुछ सवाल थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे। चलिए देखिए भाई, आपसे बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखो बोला गया कि 5 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी। हमें यहाँ पे बेसिक मेथड पे बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बेसिक मेथड पे बात नहीं करनी है। अगर आप कहेंगे तो आपको बता जरूर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे हमें सोचने पर ध्यान देना है, तो फिर आप बस सोचने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सुनो भाई सवाल में क्या बोला गया, बोला गया 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 का मतलब क्या है, जो प्रत्येक संख्या होनी चाहिए वो 10 10 10 10 और 10 होनी चाहिए, मतलब इन सभी के जो मान होने चाहिए वो 10 10 10 10 होने चाहिए। ठीक है, अब बोला गया कि अगर छठी संख्या हम जोड़ लें, अगर हम इसी में छठी संख्या भी मिला लें, तो जो इनका औसत हो जाता है वो 12 हो जाता है। 12 मतलब 12 12 12 12 12 12, तो ये जो 6 संख्याओं के मान हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12। अब मेरी लैंग्वेज को जरा यहीं पर आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जिन लोगों ने पहले पढ़ के रखा है उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है, उन्होंने अभी तक आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ के रखा है उन्हें प्रॉब्लम होगी। जरा सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, जो नई संख्या आ रही थी, जो छठी संख्या आ रही थी, अगर उसे औसत पहले की तरह रखना होता, मतलब अगर इनका पहले का औसत 10 था, तो अगर अभी भी औसत 10 बनाए रखना है, तो जो नई संख्या आती उसको भी कितना लेके आना चाहिए था, 10 लेके आना चाहिए था। अगर वो 10 लेके आती तो फिर भाई औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, वो आई, मतलब नई वाली संख्या आई, ठीक है, और कोई ना बोल देना कि कोई और आई, हाँ, तो नई संख्या आई और उसके आने से औसत में 2 2 की वृद्धि हो गई है, मतलब 12 हो गया औसत। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 12। तो 2 2 की वृद्धि होने का मतलब यह है कि वो 2 2 हर एक के लिए एक्स्ट्रा लेके आया है। तो इसके लिए मैं 2 लेके आया, इसके लिए 2 लेके आया, इसके लिए 2 लेके आया। तो अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितनी संख्याएं थी, 5 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, अब हो गई है 6। अब कितनी हो गई, 6। तो अगर सभी के लिए 2 ज्यादा लेके आए तो 6 बंदों के लिए कितना लेके आया होगा, 12। मतलब यह है कहने का कि जो नई संख्या आई थी, पहली बात उसको कम से कम वही 10 तो लेके आना चाहिए था, जो प्रारंभिक औसत था उतना तो उसे लेके आना ही चाहिए था, तो उसको भाई 10 लेके आना था। लेकिन वो क्या, उसने क्या किया, उसने कुछ ज्यादा लाया, जो नई संख्या थी वो क्या करे, उसने थोड़ा सा ज्यादा लेके आए। तो कितना ज्यादा लेके आए, तो आपको भाई प्रत्येक पर 2 लग रहा है कि प्रत्येक पर 2 ज्यादा लेके आई है। तो जो 6 संख्याएं थी, 6 पे कितना, 12, तो 10 पहले से ही भाई उसको लेके आना था, तो 12 ज्यादा लेके आई, मतलब टोटल कितना, 22। तो जो नई आने वाली जो संख्या होगी वो नई संख्या कितनी होगी, 22 होगी। अगर आप इसे उस फॉर्मूले वगैरह से भी लगाना चाहते हो तो फॉर्मूले वगैरह से भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले को इंसिस्ट नहीं करते, इसलिए हमें उस पर बात नहीं करते। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वही आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ,
अगले सवाल में आपसे ये चीज बोली गई है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, क्या चीज बोला गया, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33, तो देखो भाई, तो यहां पे 7 क्रमागत संख्याएं दी गई थी, हाँ, और इनका औसत बोला है 33। तो बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सुनो भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 7 संख्याएं दी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और यहां पे बोला है क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर एक का। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। अगर 5, 6, 7, 8, 9 कुछ इसी तरीके से। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो 5, 6, 7, 8, 9, या फिर और भी कुछ आप क्रमागत संख्याएं ले सकते हैं भाई, 15, 16, 17, 18, 19, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर भी क्या है, यहां पे ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन पता नहीं कहां से होंगी। शायद 101 से स्टार्ट हो सकती है, शायद 30 से स्टार्ट हो सकती है, शायद 29 से स्टार्ट हो सकती है। देखो भाई, आपसे बोला कि जो इनका औसत है, अच्छा एक बात बताओ, इनका जो औसत लिखते हैं आप, पहला आखिरी छोड़ के, दूसरा लास्ट छोड़ के, तीसरा और चौथा छोड़कर, लास्ट थर्ड छोड़ के, तो जो बीच वाली जो संख्या होती है वही तो आपका औसत होती है। जहां पे संख्याएं क्रमागत चल रही होती है, जहां पर पदों के बीच का जो अंतर है, दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है, दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है, वो अगर समान होता है, वो कैसा हो, अगर समान हो, तो जो औसत होगा वो कौन सा होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो यहां पे जो औसत बोला गया है, यहां पे कितना बोला गया, शायद 33 बोला गया है। कितना बोला गया, 33। तो हम ये बोलेंगे ये वाली अगर संख्या 33 है, तो इसके बाद में कौन सी आती है, 34, इसके बाद में कौन सी, 35, इसके बाद में कौन सी, 36, 33 से पहले 32, 31 और 30। तो अगर आपसे इस सवाल में कुछ भी पूछा जाए, आपसे बोल दे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30, आपसे बोल दे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बता देना है क्या, कि 36 होगी। तो यहां पे इस सवाल में आपसे शायद क्या पूछा गया, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो आपके हिसाब से भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 36 होगी ना। तो बस उसी 36 को आपको हिट करके आगे बढ़ जाना है। कंफर्म है ना। चले अगले सवाल पे बात करें। तो यहां पे देखो जो चौथा ऑप्शन था वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल देखो, बोला गया कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 था। क्या चीज, 4 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 क्रमागत सम संख्याएं। अच्छा, जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। मतलब अगर पहली संख्या 4 होगी, दूसरी 6 होगी, तीसरी 8 होगी, चौथी फिर 10 होगी, ठीक है। अगर हमें इनका औसत निकालना है तो आप जानते हैं ये दोनों कट जाएंगे, 6 और 8 की जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका औसत होती है। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे बोला कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 27 है, मतलब इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वो 27 होगी। तो जाहिर सी बात है इसके बाद वाली 28 और इसके बाद वाली कौन सी, 26। तो 28 के बाद में भाई 30 आता है और 26 के पहले कितना आता है, 24। मतलब ये कि जो 4 संख्याएं थी और जिनका औसत 27 था, तो उसमें सबसे छोटी संख्या 24 और सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। आपसे इसमें यही चीज पूछेगी कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दूसरा ऑप्शन देखो 30 लिखा हुआ, उसी को हिट करके आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखो, अगले में आपसे ये बोला गया 5 क्रमागत सम संख्याओं, कौन सी, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो जब 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, कुछ इस तरीके से। ए बी सी डी ई का औसत 66 है। इनका जो औसत है वो 66 है, मतलब जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है, 66 है। तो आपसे बोला गया ये बी और ई का गुणनफल बताना है। क्या पूछा है, बी और ई का गुणनफल। तो अगर ये 66 तो ये कितना 68 और ये कितना 70, ये कितनी होगी 64 और ये कितनी होगी 62। आपसे बोला है बी और ई का गुणनफल, तो 64 का गुणा आपको किससे कराना, 70 से। 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44 और 1 0 बैलेंस लगा हो तो उसको लगा दो। तो देखो भाई 44 80 आ रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन दिए उनमें 43 52 43 40 46 20 दिया है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44 80। तो कहने वाला इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, तो उम्मीद है आपने इस तरीके के सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। बुकलेट जो भी आपके पास, अगर हमने कोचिंग से आपको बुकलेट प्रोवाइड की हो तो बुकलेट ले लो, और अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप किसी भी बुक से लगाना शुरू कर दो, बस एवरेज को हमें लगाना है, ठीक है। तो पूरी तरीके से हेड कर लो। हाँ, चलिए भाई देखो अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में बोला गया कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। क्या चीज, 3 संख्याओं का औसत 7 है।
तो कोई तीन संख्याएं थी, इनका जो औसत है एवरेज कितना है 7। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर, तो 7 7 7 आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब जरा सुनो, बोला है पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 4 है। ठीक है, तो पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो फिर तीसरी संख्या क्या होगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। अच्छा, पहले बोला गया कि अगर हम इन तीन संख्याओं को लेते हैं, अगर हम इन कितनी तीन संख्याओं को लेते हैं तो इनका औसत कितना होगा 7 7 7 होगा। लेकिन अगर हम तीसरी संख्या को छोड़ दें, अगर हम स्टार्टिंग की दो संख्याओं को लें तो इनका औसत कितना होगा 4 4 होगा। कहने का मतलब यह है आपने जिसका औसत पहले 7 ले रखा था, मतलब यह है कि आपने जो पहली संख्या 7 ले रखी थी वो एक्चुअल में 7 ना होकर के कितना है 4 है। तो जो बाकी का ये जो 3 होगा वो कहां से आया होगा, वो तीसरी संख्या से आया होगा, ऐसा होगा। दूसरी बात, यहां पे देखो ये 7 और 4 के बीच का अंतर कितने का है 3 का, मतलब 3 ये ज्यादा है ना, तो ये जो 3 आया होगा वो कहां से आया होगा तीसरी संख्या से। तो कहने का मतलब ये है ये जितना भी ज्यादा है वो आपको तीसरी संख्या में जोड़ देना। तो 7 में आप 3 जोड़ोगे और ये वाला 3 जोड़ोगे तो 7 3 10 3 13, मतलब जो ये तीसरी वाली संख्या होगी वो कितनी होगी 13 होगी। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर आप ऐसे समझ ले भाई 7 7 7 बोला गया था, तो टोटल कितना है 7 7 14 और 7 21, टोटल कितना है 21, मतलब ये तीन संख्याओं का जो योगफल होगा वो 21 होगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की जो दो संख्याएं बोली हैं इनका योगफल कितना है 8 है। तो अब आप एक बात बताओ, तीन संख्याओं का जो योगफल है वो 21 है और दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी 21 में से 8 घटा दो भाई, तो 21 में से जैसे ही 8 घटा दो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो चाहे तो आप उधर से करें या फिर इधर से करें, आंसर वही आना है। लेकिन है क्या, इसमें हमने कुछ अच्छा सोचा है, आपको बिना पेन से करना होगा। यहां पे जब धीरे धीरे सवाल में कोई बड़ी संख्या मिलेगी तो फिर आपको यहाँ पे पेन का यूज कहीं ना कहीं करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा इस सवाल को भी। अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में देखो क्या बोला है, एक सेकंड, सवाल कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगले सवाल में देखो क्या बोला गया, तीन संख्याओं का औसत 28 है। क्या चीज, तीन संख्याओं का औसत 28 है, इसे हटा दें। हाँ, तीन संख्याओं का 28 औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। देखो भाई पहली बात, तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 28 28 28 है। और आपसे ये बोला है अगर पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, तो अगर हमने दूसरी संख्या को 2 मान लिया हो तो पहली संख्या जो होगी वो आधी मतलब 1। फिर आगे बोला है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो अगर ये 2 था तो ये 2 गुनी मतलब 4। तो आपसे ये बोला है तो तीसरी संख्या क्या होगी, आपसे क्या पूछा है तीसरी संख्या, मतलब ये 4 का मान पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, इनका जो एवरेज दिया गया है, इनका जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया गया भाई 28 दिया गया। आप अपने हिसाब से जरा एवरेज निकालो, तो 4 2 6 और 1 7, 7/3। क्यों, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कुल पदों का योग। तो 4 2 6 और 1 7, और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी 3। तो हमारे हिसाब से जो एवरेज होगा वो 7/3 होगा। हमारे हिसाब से एवरेज कितना होगा 7/3, लेकिन सवाल में एवरेज कितना बोला है 28, तो हमारा जो एवरेज होगा वो सवाल के 28 के बराबर होगा। तो 7/3 बराबर 28, यहां से हम एक का जरा मान निकाल लेते हैं। तो 7 से काटोगे कितने बार 4 बार, तो 1 बराबर किसके 3 का गुणा हो जाएगा मतलब 12। 1 बराबर किसके 12 के, 1 बराबर 12 के, 2 बराबर 24 के, और 4 बराबर 1 बराबर 12 के आ गया, तो 4 बराबर किसके 48 के। मतलब ये है कि जो यहाँ पे तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी 48 होगी। कितनी होगी 48। तो देखो भाई सवाल में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सवाल में देखो चौथा ऑप्शन दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन। उम्मीद है आपने समझ तो लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को 1 मिनट के लिए यहीं पर पॉज करें और इसको जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश कर लें। ठीक है, आपसे बोला गया तो जो एवरेज है वो 28 है, लेकिन आपके हिसाब से संख्याएं तीनों अलग बताई। क्या कि जो पहली संख्या थी वो दूसरी की आधी थी, तो आपने तुरंत यहीं पे संख्या मान ली कि अगर ये 2 होती तो ये कितनी होती 1, और जो तीसरी वो दूसरी 2 गुनी, तो 2 का 2 गुना कितना 4। हमें एवरेज पे बात करनी, तो 4 2 6 और 1 7, हमारे हिसाब से एवरेज 7/3, लेकिन सवाल के हिसाब से एवरेज कितना 28। तुरंत हमने 1 का मान निकाला और 4 का मान निकालना था, मतलब बड़ी संख्या, तो 4 का मान निकाल करके हमने वही आंसर बता दिया। कंफर्म है, चले अब आगे बात करें। देखो भाई
अगले सवाल में बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। तो देखो भाई, ये 5 संख्याएं दी गई थी, इनका एवरेज जो दिया गया वो 65 65 65 65 और 65 है। ध्यान समझिएगा, बोला है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 81 है। फिर बोला तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। ठीक है, 38 38 होंगे। तो आपसे पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, आपसे क्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या होगी। अच्छा, एक बात है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहले बोला कि सभी संख्या 65 65 65 है, लेकिन ये चीज उसने तय कर दी कि जो यहां पे संख्याएं हैं वो 65 ना होकर के 81 है। तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये जो संख्या है वो कितना ज्यादा है, मतलब ये कि 65 है कितना कम है। तो आप देखोगे जो 65 है वो 81 से कितना कम है, तुरंत भाई घटा लो, कितना, 15 1 16, 65 5 70 होता है और 11 उधर, 11 5 16। तो अच्छा इधर ये देखो कितना है, 16 कम है, और यहां से भी कितना ये कम है, 16 कम है। मतलब ये है कि ये जो है ये 32 कम है। कितना कम है, 32 कम है। ये जो दोनों संख्याएं होंगी वो एक्चुअल में टोटल कितना कम होंगी, 32 कम होंगी। वही चीज हमें यहां पे भी जरा देखनी, ध्यान से देखना। जो 65 है वो 38 से कितना ज्यादा है, 38 और 2 40, 20 25 2 27, तो कितना ज्यादा है भाई, 27 ही ज्यादा है। लेकिन एक संख्या नहीं बल्कि दोनों संख्या हमें देखनी, तो 27 दूनी 54, मतलब ये 54 ज्यादा है और ये 32 कम है। तो आपको क्या करना है, 54 ज्यादा 32 कम, इन दोनों के बीच को भाई सॉर्ट आउट कर लो। तो प्लस के 54 में से अगर हम माइनस का 32 मतलब घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 32 और 8 40, तो उधर 14 है और इधर 8 है, 14 और 8 कितना 22। तो देखो भाई प्लस का साइन था तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना, हमें तीसरी संख्या बतानी थी। हमारे हिसाब से जो तीसरी संख्या है वो 65 है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, वो तो एवरेज के हिसाब से है ना। हमें तीसरी एक्चुअल संख्या बतानी है, तो ये जो है वो प्लस का जो 22 है वही हमें 65 में ऐड कर देना। तो 65 में आप 22 ऐड करो, 5 और 2 7, 6 और 2 8, मतलब ये है कि जो तीसरी संख्या जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, 87 होगी। कितनी होगी, 87 होगी। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो 31 47 49 और 56 दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वहां पे थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हुई है, वहां 47 की जगह पे आप लोग 87 कर लीजिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जहां पे 47 दिया है उसकी जगह हम क्या कर ले, 87 कर ले। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा गलती हुई है, और वरना फिर सवाल जो है वो बिल्कुल सही है। आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हो। क्या बोला गया, 5 संख्याओं का औसत 65 था, तो 65 गुणे अगर आप 5 करोगे तो 25 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32। ये बेसिक मेथड से सॉर्ट आउट कर रहे हैं आप। बोला गया इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 था, तो अगर 81 गुणे 2 करोगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। और बोला गया अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना था, 38 था, तो 38 गुणे 2 करो, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 2 8 और 7 6 13 के 3 हासिल 1, 238 और 385 238 के बीच का अंतर अगर आप देखेंगे तो 87 हो रहा होगा। मतलब जो तीसरी संख्या है वो कितनी होगी, 87 होगी। क्लियर है, तो इस तरीके के जरा सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे सवाल को टाइप करने में 87 की जगह पे 47 कर दिया गया। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन आ रहे होंगे 4, वैसे कोशिश की जाएगी उनको सही कर दिया जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, तो फिर आप 47 को ही रख करके मतलब अपनी कॉपी में आप 87 कर लीजिए। अब चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज स्टार्ट हो रही है। यहां पे आपसे बोला गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। क्या चीज, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अच्छा एक चीज ध्यान से समझिए भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के योग के बारे में या फिर उनके वर्गों के योग के बारे में इस तरीके से बात हमेशा होती रही है। इस तरीके के सवाल भी हमने आपको नंबर सिस्टम में कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को अगर आपने नहीं वॉच किया तो फिर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपसे जब उस टाइम वो टॉपिक पढ़ाया हुआ था तो वहां पे हमने आपसे ये चीज बोली हुई थी कि जब आप नंबर सिस्टम वहां पे पढ़ रहे होंगे, मतलब जब आप एवरेज पढ़ेंगे तो इसी के आगे वाला पार्ट पढ़ना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग फॉर्मूले बेसिस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट अच्छे सीखेंगे, ट्रिक सीखनी है, ट्रिक सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा सवालों को, और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि यहां से सवाल आता है
और सवाल आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको आता है, लेकिन सवाल के जो पूछने का तरीका होगा वो बिल्कुल हल्का सा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक टू बैक 4-5 सवाल कुछ आने वाले हैं, तो उनको आपको जरा ध्यान समझना है। आपसे बोला गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से ना, तो ऐसे जाते जाते कहां तक प्रथम प्राकृतिक संख्या है 1, और अंतिम प्राकृतिक संख्या मतलब 100वीं प्राकृतिक संख्या कितनी होगी 100। अच्छा आप एक बात बताइए, इनका आपसे औसत पूछा गया, आपसे इनका क्या पूछा गया औसत। तो जो इनकी संख्याएं होती वो 1 2 3 4 सीरियल वाइज होती है, 99 98 बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो अभी अभी हमने आपसे ये चीज बताई थी कि जब भी कभी भी इन संख्याओं का औसत निकालना तो पहली और आखिरी हटाते हुए बीचों बीच वाली संख्या बता दो। दूसरी बात ध्यान समझिएगा, जब भी कभी भी अगर प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर लगातार जो दो संख्याएं दी गई हैं, जो एक के बाद एक जो संख्याएं दी गई हैं, अगर उनके बीच का अंतर अगर समान है तो फिर आप क्या करें, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करा दो। 2 से हम किससे कर दें, भाग करा दें, और आपका औसत आ जाएगा 100 और 1 101 101 बटे 2 मतलब कितना 50.5, यही आपका औसत होगा। क्या चीज, यही आपका एवरेज हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है कि भाई जो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर है वो समान होना चाहिए। तो जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें हर एक संख्या के बीच में 1 का अंतर होता ही होता है। ठीक है, अगर अंतर 1 का होता है मतलब प्रत्येक के बीच में अंतर समान है, तो जो औसत होगा वो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग करा दो, वही आपका आंसर है। तो यहां पे देखो जो बी ऑप्शन दिया है 50.5, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब अगला सवाल देखो, अगले सवाल में बोला है कि प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, ये वाला सवाल और इसका अगला वाला सवाल ध्यान समझिएगा। ठीक है, और इस तरीके के सवाल आपको आज से ही आपके अच्छे से माइंड में बैठ जाने चाहिए। वैसे आपने जब अगर हमसे आपने एवरेज पढ़ रखा है तो आप अगर वहां पे बने हुए नोट्स को देखेंगे तो हमने इस तरीके के जो सवाल कराए हैं वो सीरियल वाइज ही कराए हैं, वो बैक टू बैक एक के बाद एक ही कराए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप जरा ध्यान समझिए। आपसे बोला गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है। क्या, प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्या है मतलब 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलेगा। तो जो सवी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 200 होगी। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक नहीं है, आपसे बोला है प्रथम 100। अच्छा छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याएं ले लेते हैं। क्या, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याएं, तो देखो 2 4 6 8 10, तो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, अभी ये 5 ही हुई है। हमने 1 से लेकर 10 तक नहीं बोला था, हमने क्या बोला था, हमने बोला प्रथम 10 सम संख्याएं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अब 10 हो गई है। यही कहने का मतलब था, मतलब ये है आपसे 1 से लेकर 10 तक नहीं बोला है। ठीक है, आपसे क्या बोला है, प्रथम 20, प्रथम हमें 10 चाहिए तो 2 से लेके 20 तक, वही चीज था। अगर आपको प्रथम 100 चाहिए तो आप 100 का डबल ले लो, मतलब ये है कि 2 से लेके 200 तक लेनी है। अब देखो इनका हमें औसत निकालना, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक दो पदों के बीच का अगर हमें अंतर समान मिल जाए, तो देखो अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो पहला और आखिरी को जोड़ो, 2 से भाग करा दो, 2 + 200 मतलब 202 बटे 2, तो 202 बटे 2 जैसे करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 101। कितना आ जाएगा आंसर 101। तो यहाँ पे देखो जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर दिया है, कितना 101। कंफर्म है, क्लियर है ना। चलो भाई जब क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा यही सुनो, अगले सवाल में बोला गया कि 1 से लेकर के 100 तक सभी सम संख्याएं, 1 से लेकर के सभी सम संख्याएं हमें लेनी है, तो 2 4 6 8 कहां तक लेनी है, 100 तक। अब यहां पे लिमिट लगा दी, आपसे बोला 100 तक जाना है, 100 के आगे नहीं जाना है। तो 1 से बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, 2, और 100 के पहले मतलब 100 ही रहेगी। तो आपको इसका औसत बताना है। तो देखो भाई इनके बीच का जो पदों के बीच का अंतर है वो समान है, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर 2 का है, तो फिर पहली और आखिरी संख्याओं का योगफल ही और बटे 2 कर दो तो फिर आंसर आ जाएगा। तो 100 और 2 102, 102 में जब 2 से भाग करा दोगे तो फिर कितना आ जाएगा 51। तो यहां पे देखो भाई जो बी ऑप्शन दिया गया वो आपका आंसर है। तो इसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस था, वहां पे आपसे ये बोला गया था कि प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, और यहां पे आपसे बोला गया था कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। ठीक है,
तो उम्मीद है आपसे ये चीज गलत नहीं होगी और जल्दबाजी में आप लोग इसका आंसर आप गलत कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके के 2 सवाल और आपसे बोला गया है अगले सवाल में कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, क्या प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत। तो जो पहली विषम संख्या होगी वो 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, इसी तरीके से आगे चलेगा। तो जो 60वीं विषम संख्या होगी वो 119 होगी। वो कौन सी होगी? 119, क्योंकि जो चौथी संख्या है वो कितना है? 4 के डबल से 1 कम है। तो जो 60वीं होगी वो क्या होगा? 60 के डबल से 1 कम होगी। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी जो संख्या है विषम वो 2 के डबल से 1 कम है। तीसरी जो संख्या है वो 3 के डबल से 1 कम है। और जो 5वीं संख्या होगी वो 5 के डबल से 1 कम होगी, मतलब कौन सी? 9। तो जो 60वीं संख्या होगी वो 60 के डबल से 1 कम होगी, मतलब 119। तो आपसे ये बोला गया कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो जब देखो आपको दोनों पदों के बीच का अंतर भाई समान मिल रहा हो, तो जब अंतर समान मिल रहा हो तो पहली और आखिरी को जोड़ करके 2 से भाग करा दो। तो 1 + 119/2 मतलब 120/2। तो आंसर जो आ जाना है वो कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा। तो यहां पे देखो जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या बोला गया। अगले सवाल बोला गया कि 1 से लेकर के 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना? 1 से लेकर के 60 तक। तो पहली संख्या 1 हो जाएगी और आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी? 59, क्योंकि आपसे बोला 60 तक जाना, 60 के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो हमें इनका अगर औसत बताना है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ करके भाई 2 से भाग करा दो। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7 भाई इनके जो पदों के बीच का अंतर है वो कैसा है? अंतर सिमिलर है। तो 1 और 59 आप डायरेक्टली जोड़ो और 2 से भाग करा दो। तो 59 और 1 60, 60/2 मतलब आंसर कितना? 30। तो जो पहला ऑप्शन देखो दिया गया है वही आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन ही आपके सामने आपका आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों ने काफी कुछ चीजें पढ़ी हैं। उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। तो आपने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं, जितने भी आपने समझे हुए हैं, आप घर पे बैठ करके इनकी प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। शायद थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, और जब हम मिलेंगे तो फिर आपसे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात होगी। और शायद अभी हम आपके कुछ दिन क्या कुछ चीजें हैं जो कि हम आपसे अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि आगे क्या करना है। तो चलिए आज की क्लास होगा। थैंक्स अ लॉट।